गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। बेटा एक बार कंफर्म करिए आप लोगों के इन पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। बेटा सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, देखो एक क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। एक क्वेश्चन था जहां पर हम लोग एक बॉल को एक बैट से हिट कर रहे थे और वो किस बेंच पे बॉल गिरेगी। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इसका मेथड भी भेजा है, बट कई सारे स्टूडेंट की अप्रोच ही उस क्वेश्चन में गलत थी। पहले जो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। सभी लोग बेटा लेक्चर शीट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13। इस पे इंपॉर्टेंट टिक करिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, अब सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो कि अब देखो यहां पर एक स्टेडियम हमें दे रखा है और यहां पर इसकी जो बेंचेस हैं इनकी विड्थ आपके पास 1 मीटर है और इनकी जो हाइट है वो भी आपके पास 1 मीटर दी है। या सभी लोग नोट करना बंद करो, मेरी तरफ ध्यान दो। ठीक, ये और अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर एक बैट्समैन है और वो बॉल को हिट कर रहा है, तो उसके बैट की हाइट जो है ना वो फर्स्ट बेंच की हाइट के बराबर है। मतलब ग्राउंड से ये बैट जो है ना कितनी हाइट पे है, ये बैट आपके 1 मीटर की हाइट पे और इस पे एक बॉल हिट करती है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं यहां पर। मैं कह रहा हूं अगर बॉल जो है ना फर्स्ट बेंच, मतलब बॉल की फर्स्ट बेंच पे गिरती है तो फर्स्ट बेंच के बिल्कुल कॉर्नर पे गिरती है। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर बॉल सेकंड बेंच पे जाती है तो सेकंड बेंच के बिल्कुल कॉर्नर पे ये हिट करती है। बॉल अगर थर्ड बेंच पे जाती है तो बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से हिट करती है। मैं फोर्थ बेंच की बात करूं तो ये आपके इस तरीके से हिट करेगी। मतलब मैं यहां पर ये समझा रहा हूं आपको कि अभी हम ये मान रहे हैं कि बॉल जो है ना उस बेंच के बिल्कुल कॉर्नर पे हिट कर रही है। मतलब ये आपके पास अगर कॉर्नर पे हिट कर रही दैट मींस फर्स्ट बेंच हो गई है। मैं इसकी बात करूं ये आपके सेकंड बेंच हो गई
ये यहाँ पर हिट कर रही थर्ड बेंच, ये आपके पास फोर्थ बेंच, और इस तरीके से फिफ्थ बेंच आपके पास ये। अच्छा, जो बॉल हम लोग हिट कर रहे हैं वो स्पीड क्या है आपके पास? 35 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड है, यू की वैल्यू 35 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा आपके पास 53 दिया। 53 एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर 3, 4, 5 की बात करें तो 3 के सामने वाला ये एंगल 37, ये आपके पास 53 डिग्री में। बस ये सिचुएशन, बहुत ध्यान देना बेटा सभी लोग। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आखिर बॉल किस बेंच पे जाके गिरती है, और फर्स्ट बेंच जो है ना, इट्स इस बैट्समैन से कितनी डिस्टेंस पे है? वो 110 मीटर पे। अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं इस पर्टिकुलर, मैंने ये माना कि बॉल जो है ना फर्स्ट बेंच पे गिर रही, लेट्स से। अगर बॉल फर्स्ट बेंच पे गिर रही है तो उसके लिए अगर मैं यहां पर मान लेता हूं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, अभी नोट मत करो बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास ओरिजिन है 0,0, ये आपके पास। तो अगर मैं फर्स्ट बेंच की बात करूं तो फर्स्ट बेंच के लिए बताओ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज 110 मीटर। और बताओ y1, बताओ सेम लेवल पे ही बॉल गिर रही है, बताओ इसके लिए y1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ वो 0 होगी। ठीक है ना, हम ये मान के चल रहे हैं, पहले से एज्यूम किया है कि बॉल जो है ना कहां पे गिर रही है, वो बिल्कुल कॉर्नर पे बॉल टकरा रही है। अब बताओ अगर मैं सेकेंड बेंच की बात करूं तो बताओ 110 ये हो गया, प्लस 1 मीटर और हो गया। बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अगर बॉल सेकेंड बेंच पे गिरेगी? तो बताओ ये 111 मीटर, या इसको ऐसे लिख देता हूं, 110 प्लस 1 मीटर, बताओ वो यही तो हुई। बताओ y1 की बात करें तो बताओ एक्स एक्सिस के कितने ऊपर बॉल हिट कर रही है? बताओ 1 मीटर ऊपर हिट कर रही है। तो बताओ यहां पर y2 की बात करें, बताओ ये 1 मीटर आया। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें, मैं थर्ड बेंच की बात करूं तो बताओ यहां पर x3 की बात करूं, बताओ ये x3 क्या हो जाएगा? अब बताओ अगर बॉल, ये फर्स्ट हो गई बेंच आपके पास, ये सेकेंड है आपके पास, ये थर्ड पे है, तो थर्ड पे है तो 1 + 1 बताओ कितना हो जाएगा? 110 प्लस, बताओ 2 मीटर हो गया। और बताओ y3 की बात करें तो बताओ वो भी 2 मीटर हो जाएगा। मैं अगर लेट से ऐसे बात कर लूं, फोर्थ बेंच की बात करूं, बताओ फोर्थ बेंच के लिए क्या हो जाएगा? बताओ यहां पर x4 की बात करूं, वो क्या हो जाएगा? दिस इज 110 प्लस 3 मीटर होगा। बताओ y4 की वैल्यू बताओ क्या 3 मीटर होगी? पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो? अब अगर मैं यहां पे बोलूं, ध्यान समझना, अगर बॉल nth बेंच पे गिर रही है, कोई मुझे बताएगा xn और yn की वैल्यू क्या होगी? क्विकली आंसर करो, xn और yn का आंसर क्या होगा? टेक्स्ट करिए मुझे सभी लोग। तो थोड़ा समझो, मतलब आप लोग कुछ भी रैंडम बोल रहे हो। बेटा फर्स्ट बेंच में है 110, सेकेंड में है 110 + 1, थर्ड में 110 + 2, फोर्थ में 110 + 3। तो n क्यों ऐड होगा? n-1 ऐड होगा, 110 प्लस n-1। y1 में देखो, पहले के लिए 0, सेकेंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2, तो nth के लिए बताओ क्या हो जाएगा? n-1 हुआ। अब बताओ अगर ये रिलेशन है तो बताओ इन दोनों को आपस में रिलेट भी तो करते हैं। बताओ n-1 की जगह हम लोग yn लिख सकते हैं। तो एक तरीके से xn इज इक्वल टू 110
प्लस वाई एन, बताओ एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास। बताओ पूरी क्लास मेरी इस बात से सहमत है? अब बेटा पहले इतना नोट करो, मेरे पास वहां स्पेस कम है यार। क्विकली सभी लोग नोट करिए, डायग्राम भी नोट करिएगा आप लोग। बेटा इस संडे आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, जिसमें जो भी जितने मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है उसके जो डाउट हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग, और प्लस जो है ना जो टेस्ट पेपर हुआ है आपका उसका डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो संडे वाली क्लास तो वही, संडे तो ऑनलाइन ही रहेगी, लेकिन मंडे से आपकी क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगी। मतलब जो अगर आना चाहता है तो कोचिंग में आके क्लास अटेंड कर सकता है। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, वही 1:45 पे क्लास होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों की एक सेम टाइम हो। बेटा मॉर्निंग वाली बिल्कुल सेपरेट बैच है, वो अपना अलग चलता रहेगा। जो कल मॉर्निंग में ऑफलाइन हो रही है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक बैच है, वो अपना प्रॉपर चलता रहेगा, उसकी क्लासेस ऑफलाइन ही हो रही हैं सारी। बेटा अभी शोएब पहले क्लास पे ध्यान दो जो चल रही है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बताओ हम क्या करते हैं बेस्ट, बताओ। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, तो क्या करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें, हम अभी ये मान रहे हैं कि बॉल हमारी nth बेंच पे गिर रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं है किस बेंच पे बॉल गिर रही है। तो बताओ हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सभी को बताओ, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस केस की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, वाई एन इज इक्वल टू एक्स इंटू एन टैन थीटा माइनस जी एक्स एन स्क्वायर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ मैं, दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, एक वाई एन भी है और एक एक्स एन भी है। बताओ वाई एन और एक्स एन के बीच में रिलेशन हमने निकाल लिया। तो यहां से हम वाई एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस 110। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वाई एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स एन माइनस 110 इज इक्वल टू एक्स एन टैन थीटा। अच्छा टैन थीटा हमें पता है ना, टैन की वैल्यू टैन 53 माइनस का जी, जी की वैल्यू बेटा देखो यहां पे सब लोग देखो, यू की वैल्यू 35 दी हुई है, चीजों को समझो। 35 7 का मल्टीपल है, और जी अगर 9.8 ले लेंगे तो वो भी 7 का मल्टीपल है। तो डेफिनेट सी बात है, मैं जी को 9.8 लेना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। तो मैं यहां पे जी को 9.8 ले रहा हूं, एक्स एन स्क्वायर यू स्क्वायर 2 इंटू 35
स्क्वायर है तो 35 इंटू 35, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53। ये यही तो आया। देखिए अब ध्यान से सभी, बड़ा इक्वेशन जल्दी से सिंप्लीफाई करो। तो एक्सएन माइनस का 110 tan 53 होता है 4/3 एक्सएन माइनस 9.8 एक्सएन स्क्वायर 2 इंटू 35 इंटू 35। बेटा कॉस 53 कितना होता है 3/5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, और का स्क्वायर है तो 3/5। अब देखो 5 7 और ये हो गया 98। तो बताओ इस 9.8 को इस पूरे से हटाएंगे तो बताओ एक नीचे 10 आ जाएगा। देख लीजिए बेटा सभी लोग, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्सएन माइनस का, जो कितना सिंप्लीफाई हो गया 4/3 एक्सएन माइनस का एक्सएन स्क्वायर बाई 90। बेटा जब मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ ये क्वाड्रेटिक क्या आ रही है। पहले वो क्वाड्रेटिक बताओ कितनी आ रही सिंप्लीफाई। ये क्वाड्रेटिक कुछ आएगी, अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा एक्सएन स्क्वायर, ये 120 एक्सएन, और ये आएगा 90 एक्सएन, और इधर हम लेके आएंगे तो माइनस का 30 एक्सएन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9900। पहले तो ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है करेक्ट लिखी है, एक बार चेक कर लीजिए बेटा सभी लोग। ओके, अब जल्दी से मुझे इसके, भाई फैक्टर्स तो ऐसे नहीं होंगे यार, तो इसको भाई श्रीधराचार्य मेथड जिंदाबाद। तो प्लस का 30 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर -4ac प्लस का 4 इंटू 99,990 अपॉन बताओ क्या होगा 2। अब निगेटिव साइन तो ले नहीं सकते एक्शन। अब बताओ ये सॉल्व करके बताइए मुझे कितनी वैल्यू आ रही है। ये एक्सएन की जो मुझे वैल्यू बताई गई है वो बताई जा रही है, अधिकतर लोगों का जो आंसर आ रहा है 115.6। अब बताओ एक्सएन किसके बराबर था 110 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 115.6। तो बताओ n की बात करें तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, बताओ ये 6.6 आ रहा है। अब देखो n की वैल्यू एग्जैक्टली इंटीजर नहीं आ रही है। अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर आती तो बॉल बताओ बिल्कुल कॉर्नर पे हिट कर रही होती, लेकिन ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये बॉल 6 बेंच पे गिर रही होगी बट उसके कॉर्नर पे नहीं गिर रही होगी। ये बॉल की अगर मैं बात करूं तो ये बॉल इसके मिडिल में कहीं यहां पर गिर रही होगी। अगर ये n की वैल्यू एग्जैक्ट 6 आती तो मैं कह देता कि बॉल जो है ना 6 बेंच के कॉर्नर पे गिर रही है, बट इस बात की इसकी वैल्यू 6.6 है और ये 7 से कम है। इसका मतलब बॉल जो है ना इस 6 बेंच में इसके बीच में कहीं पर भी जा रही है। तो आंसर बताओ क्या होगा, n इज इक्वल टू 6 बेंच की बात कर रहा हूं।
बेटा देखो, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को बहुत यूज करो, ये बहुत बेनिफिशियल है और हर केस में एप्लीकेबल है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ रेंज। अरे भैया रेंज कैसे लगा सकते हो आप इसमें? ये कोई ग्राउंड टू ग्राउंड तो यहाँ है प्रोजेक्टाइल, तो रेंज का फॉर्मूला ही नहीं एप्लीकेबल, इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो पूरी क्लास मेरी बात से सहमत? नोट कर लीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्विकली नोट करिए। बेटा अगर, भाई हमने क्या माना, हम लोग क्या मान रहे थे? फर्स्ट सेकंड थर्ड मान रहे थे ना, तो हम क्या मान रहे थे? मैंने क्या बोला, बिल्कुल एज पे टकरा रही है बॉल। बट यहां पर ये वैल्यू एग्जैक्टली एन इंटीग्रल वैल्यू तो आई नहीं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं टकरा रही होगी, इस पूरे बेंच में कहीं पर भी बीच में टकरा रही होगी। बस ये मेरा कहना।